सभी का अभिनंदन और स्वागत। आज हमारा वैसे देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि हम विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर विस्तृत, देखिए अरस्तु ने कहा है आपकी सारी योग्यता की परीक्षा आपके लेखन से पता चल जाता है। तो जब आप लिखते हो विस्तृत, तो विस्तृत उत्तर लेखन में हम क्या क्या गलतियां करते हैं, और गलतियां बहुत प्रकार की होती हैं। मैं अब आपको बताऊंगा, करीबन 12-15 प्रकार हैं गलतियों के, जिसकी वजह से हम अंडर एस्टिमेटेड होते हैं। हमें जो है ना थोड़ा सा कम करके आंका जाता है, तो वो ना हो सके। अच्छा, ये जो विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्न लेखन की जो विधि की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जितने भी साथी हैं जो हिंदी माध्यम के हैं, वो चाहे आईएएस दे रहे हों, चाहे पीसीएस दे रहे हों, चाहे आरएस दे रहे हों, कोई भी परीक्षा जिसमें विस्तृत उत्तरात्मक डिस्क्रिप्टिव लेखन होता है, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि हमारे यहाँ विस्तृत उत्तरात्मक में बहुत ज़्यादा उपेक्षा, असल में बात तो यह है कि विस्तृत उत्तरात्मक जिसको लिखना आता है वो कलेक्टर बनता है, सीधे सेलेक्ट होता है। ज्ञान होना अलग बात है, और ज्ञान का ठीक से विनिमय हो पाना, उसको ठीक से लिख पाना, वो बिल्कुल दूसरी चीज़ है। तो आज हमारा यही टॉपिक है, विस्तृत उत्तरात्मक लेखन। विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्न का उत्तर कैसे किया जाए, उसको लेके हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, विस्तृत उत्तर लेखन में आप देखेंगे हमारे पास पल्लवन है ना, इसमें उत्तर लिखा जाता है। आपके पास संक्षेपण है, इसमें भी विस्तृत उत्तर लेखन करना पड़ता है। आपके पास प्रारूप है ना, बहुत सी परीक्षाओं में प्रारूप होते हैं, उसको विस्तार से लिखना पड़ता है। आपकी परीक्षा में पत्र है, उसको विस्तार से लिखना पड़ता है। और आपकी परीक्षाओं में निबंध है, उसको विस्तार से लिखना पड़ता है। ये चतुर्थ पत्र की बात है। यदि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात करें, तो उसमें आपका 50 शब्दों का लेखन, या फिर 100 शब्दों का लेखन, ये पल्लवन जैसा होता है। और कई बार आपको बड़े से बड़े मैटर को 20 शब्दों में लिखना पड़ता है। 20 शब्दों में लेखन 20 शब्दों में लेखन एक तरह से संक्षेपण का ही दूसरा भाग है। और प्रारूप, पत्र, निबंध आदि में भी आप देखेंगे आपको विस्तृत उत्तरात्मक लिखना पड़ता है। विस्तृत उत्तर आपको लिखना पड़ता है। तो अब देखिए, आपके जो 50 शब्दों के प्रश्न हैं, 100 शब्दों के प्रश्न हैं, 20 शब्दों के प्रश्न हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कितने नंबर का है? स्पष्ट है, सारा है ही यही 200, 600 नंबर का हो गया ये। और ये जो आपका ये हिंदी है वो 120 नंबर का हो गया, यानी 720 नंबर की बात हम करने जा रहे हैं आपसे, 720 नंबर का। इसलिए पढ़ाई जो होती है ना, वो हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ जो की जाती है वो ज़्यादा सार्थक होती है। आप जब हिंदी सीखें, हिंदी मीडियम वाले साथियों के लिए कह रहा हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश भाषा में निपुणता आवश्यक होती है, और हिंदी मीडियम में जो बच्चे लिख रहे हैं उनके लिए ये जो आज का विस्तृत उत्तरात्मक है, ये इस तरह से हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ देखा जाए, एक समग्र दृष्टि से देखा जाए, तो ये आपके बहुत व्यापक पाठ्यक्रम को कवर करता है, पाठ्यक्रम को स्पर्श करता है। तो विस्तृत उत्तरात्मक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी आप उत्तर लिखते हैं, विस्तृत उत्तर, मैंने बता दिया है विस्तृत उत्तर किसका किसका हो सकता है। तो विस्तृत उत्तर इसका हो सकता है, पल्लवन का, संक्षेपण का, प्रारूप का, पत्र का, निबंध का, 50 शब्दों के शब्द, 100 शब्दों के प्रश्न, 20 शब्दों के प्रश्न, विस्तृत उत्तरात्मक जो 200-250 शब्दों के या और भी कुछ बड़े लिखे जाते हों, वो सब आपका विस्तृत उत्तर का विषय है। और इस विषय में आप विस्तृत उत्तर में जो चीज़ें होती हैं वो 2 प्रकार की चीज़ होती है। ये देखिए, एक को कहते हैं हम प्रेजेंटेशन,
एक को हम कहेंगे प्रेजेंटेशन, और इसी को कहते हैं प्रस्तुतिकरण। इसी को हम कहेंगे प्रस्तुतिकरण। और दूसरा होता है कंटेंट, इसको कहते हैं विषय वस्तु। अंग्रेजी शब्द इससे डाले हैं ताकि कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो चीज़ों को ठीक से समझ जाए, इसलिए मैंने अंग्रेजी शब्द लिखे हैं। तो प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु, दो चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या होता है, प्रस्तुतिकरण का जो वेटेज है, सपोज कोई 100 नंबर का प्रश्न है तो प्रस्तुतिकरण का वेटेज 50% होता है, और विषय वस्तु का भी जो वेटेज होता है, जो अंक भार कह लें या उसका महत्व कह लें, 50% होता है। हालांकि थोड़ा बदलता है व्यक्ति के ऊपर। जैसे पॉलिटिकल साइंस का कोई आचार्य आपकी कॉपी चेक करेगा तो प्रस्तुतिकरण को महत्व कम देगा, उसकी दृष्टि में 40 या 30% चला जाएगा। जो कंटेंट होगा उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। आप यदि ज्योग्राफी के फैक्ट लिख रहे हैं तो आपके प्रस्तुतिकरण पे ज्योग्राफी वाले आचार्य का, ज्योग्राफी वाले प्रोफेसर का ध्यान कम होगा, विषय वस्तु से ज़्यादा ध्यान होगा। ये निर्भर करता है व्यक्ति पर व्यक्ति। यदि आप हिंदी का पर्चा दे रहे हैं तो हिंदी वाला बंदा 50 क्या, प्रस्तुतिकरण का 60% भी वो भार दे सकता है, और आपके विषय वस्तु को 40% भार दे सकता है। कौन? भाषा का प्रोफेसर। भाषा का जो व्यक्ति है, भाषा के पत्र में प्रस्तुतिकरण को 60% और विषय वस्तु को। आप कहेंगे प्रस्तुतिकरण होता क्या है? तो देखिए, प्रस्तुतिकरण को हम संक्षेप में लिख देते हैं। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण में लिखा जाता है शब्द शुद्धि, ये प्रस्तुतिकरण का महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा है वाक्य शुद्धि। आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बात लिखी है, सारा शब्द और वाक्य गलत है तो कोई मतलब नहीं, आपको कोई कंटेंट का नंबर नहीं मिलेगा। आपको भाषा ही नहीं आती है, मतलब क्या है उसका। इसके बाद शब्द सीमा का उल्लंघन। पहले तो लिखा रहता था कि शब्द सीमा के उल्लंघन करने पर 5% अंक काटा जाएगा, ऐसा लिखा रहता था पहले। आजकल लिखा नहीं आ रहा है। तो शब्द सीमा, और शब्द सीमा का जो ध्यान नहीं रखता है वो एक तरह से भारी मूर्खता कर रहा होता है, क्योंकि शब्द सीमा, क्योंकि परीक्षक क्या करता है, यदि 3 पेज का कोई आपके लेखन सामग्री है और आपने 5 में लिखा है तो 3 पेज ही देखेगा वो, बाकी के 2 पेज छोड़ देगा वो। और आप सोचते हो कि हम बहुत बड़ा 30 मार्क आए हैं, बहुत बढ़िया लिख के आए हैं। अरे भाई, आप फुर्सत में थे, आप असंतुलित थे। परीक्षक असंतुलित नहीं है, परीक्षक पागल नहीं है। परीक्षक की जो समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो आपके 3 पेज को देखेगा, उसमें जो आपने दिखाया है, भाई आपसे कहा गया कि भाई 2 किलोमीटर में दौड़ के दिखाओ और आप 5 किलोमीटर दौड़ के आ रहे हो, उससे क्या मतलब, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। इसीलिए शब्द सीमा बड़ा मायने रखता है, और यही कारण है हर चीज़ का शब्द सीमा निर्धारित है। पल्लवन का शब्द सीमा 100, संक्षेपण का 150 का 50, निबंध का 250। ये क्यों निर्धारित है? IAS में, IPS, सब जगह, सारे एग्जाम में शब्द सीमा निर्धारित है। अब तो विद्यार्थियों की आदत से परेशान होकर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों ने अब तो खाना बनाना शुरू कर, डब्बा बना के दे रहे हैं उसमें, पेपर में, कागज़ में। क्या उन डब्बों को भरना है आपको? उनको पता है बच्चे पता नहीं क्या बकवास लिख के आते हैं। डब्बा से बाहर जा रहे हो तो आपको कोई मतलब ही नहीं। तो शब्द इसमें बड़ा मायने रखता है। वाक्य शुद्धि तो देखते ही परीक्षक को या तो डिस्करेज करता है, बोर कर देता है, या फिर वो उछलने लगता है, अरे वाह क्या बात है, आज के बच्चे भी ऐसा वाक्य लिख सकते हैं, खुश होता है वो। शब्द शुद्धि ऐसा, ये शब्द सुई है ना, हम लोगों को सुई की तरह, शब्द यदि अशुद्ध है ना, हम लोगों को सुई की तरह चुभता है ये शब्द अशुद्धि। हम कहते हैं यार इतने दिनों से बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल पढ़ के आया, कॉलेज पढ़ के आया, कंपटीशन, अभी भी अशुद्ध शब्द लिख रहा है। तो ये जो है ना, ये चीज़ें या तो सुई की तरह चुभते हैं ये, या फूल की तरह ये बहुत ही आनंद का एहसास कराते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप परीक्षक को सुई चुभाना चाहते हो या परीक्षक को पुष्प का स्पर्श कराना चाहते हो। तो ये जो चीज़ है ना, पहली ही दृष्टि में ये प्रस्तुतिकरण का अंग है। इसमें हम और भी शब्द लेंगे। चिन्हों का प्रयोग,
आपको पता है तकरीबन 15 चिन्ह ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में किया जाता है। चिन्ह का प्रयोग न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से इसमें जो अन्य चीज़ें हैं वह है परिच्छेद निर्माण। पैराग्राफ बना हुआ होना चाहिए ठीक ठीक और सुलेख। ये जो श्रुति शर्मा ये इसमें टॉपर बनी है, ठीक है, योग्य लड़की है, उससे भी योग्य लड़कियां लड़के रहे हैं, पर वो इसलिए प्रथम स्थान पे आई, उस बेटी की राइटिंग बहुत प्यारी है। मैंने कॉपी देखी थी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही राइटिंग उसकी अच्छी है। और उसकी छोड़ो ना, हम तो रोज़ देखते हैं यहाँ पे जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी है वो अन्य बच्चों से ज़्यादा नंबर लाता है, क्योंकि परीक्षा को राइटिंग अच्छी लगती है ना। तो राइटिंग थोड़ी, अब बहुतों की राइटिंग खराब है तो क्या किया जाए, तो उसका भी समाधान है। यदि आपकी राइटिंग खराब है तो शुरू के 2 पेज 3 पेज बढ़िया से लिखो, जमा के लिखो, फिर आप स्पीड से चलो, चलेगा। शुरू में आपने राइटिंग, आप अपना जो आपका जो सौंदर्य है वो एक बार दिखाओ तो सही, बाद में फिर दौड़ते हुए भागते हुए आप जा रहे हो तो चलेगा, पहले तो आप सुंदरता दिखाओ। तो यदि राइटिंग आपकी अच्छी तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं तो उसका भी समाधान है कि आप शुरू के 2-3 पेज टाइम वेस्ट कीजिए और बढ़िया लिखिए, इसके बाद आप फास्ट लिखिए, कोई बात नहीं। तो ये कितनी चीज़ें हो गई, ये 1 चीज़, 2 चीज़, 3, 4, 5, 6, ये 6 चीज़ यदि आपके पास है तो ये माना जाएगा कि आपका जो प्रस्तुतिकरण है शानदार है। अब शब्द शुद्धि में देखा जाए तो शब्द शुद्धि के बारे में देखिए। शब्द शुद्धि में हमारे यहाँ करीबन 6-7 हज़ार शब्द हम अपने पास रखते हैं और बढ़िया सा हमारा, अब जैसे भारतवर्ष में यदि किसी का 5-6 हज़ार रुपया है डेली बेसिस कमाई उसकी 5 मंथली, तो वो व्यक्ति आराम से अपना खाना पीना कर सकता है, क्योंकि जो मिनिमम इनकम है भारत सरकार के द्वारा घोषित उसमें गुजारा हो जाता है। जो भी है अर्थशास्त्र वाले ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो ऐसे ही यदि आप 5 से 6 हज़ार शब्द, 4 से 6 हज़ार शब्द जानते हैं किसी भाषा का, तो अपने विचार को ठीक से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब आपके पास 5,000 महीने का पैसा है और आप 5 सितारे होटल में 2 दिन रह के आ रहे हो तो भट्टा बैठ जाएगा फिर तो आपको, क्योंकि एक दिन का भी खर्चा नहीं निकलेगा। ऐसे ही शब्दों का सही प्रयोग करके आप 5-6 हज़ार शब्दों से काम चला सकते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो बढ़िया लिखता करता है उसको 4 से 6 हज़ार शब्द आने चाहिए। और 4 से 6 हज़ार शब्दों में कुछ शब्द शुद्ध हैं हमारे विद्यार्थियों के जहन में, लेकिन कुछ शब्द, लेकिन 2-3 हज़ार शब्द ऐसे हैं जो गलत ढंग से लिखा जाता है, क्योंकि उस पर उनका ध्यान नहीं जाता और गलत शब्द बैठे हुए हैं। उन शब्दों को ठीक करने की आवश्यकता है। और चूँकि प्रैक्टिस नहीं होती है या जानकारी नहीं होती, हम वाक्य भी अशुद्ध लिखते हैं, उसका भी इम्प्रेशन गलत जाता है। शब्द सीमा कई बार या तो हम लिख नहीं पाते हैं या शब्द सीमा को पार कर जाते हैं, तो वो भी प्रैक्टिस से आपको इसको ठीक करना है। इसके बाद आता है शब्द चिन्हों का प्रयोग। तो चिन्ह जो हैं लगभग 15 प्रकार के हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, एकल उद्धरण चिन्ह, युगल उद्धरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, ये सारे चिन्ह हैं जिसका भी हमें प्रयोग करना आना चाहिए। यदि आप चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो आप निश्चित मानिए आप अतिरिक्त रूप से परीक्षक को खुश करते हैं। और परिच्छेद निर्माण करना बहुत से बच्चों को नहीं आता है। परिच्छेद, अंग्रेजी के परिच्छेद लेखन की विधि अलग है और हिंदी में परिच्छेद बनाने का, पैराग्राफ बनाने की विधि अलग है। तो मैंने प्रायः देखा है बच्चे परिच्छेद बनाना नहीं आता उनको और फिर गलत होता है। सुलेख के बारे में तो चलो, सुलेख तो देखिए बचपन से जिन्हें ठीक से सिखाया गया है, जिसके माता पिता ने, टीचर ने उन कान पकड़ा है, सिखाया है, तो उनका सुलेख लगभग ठीक आता है। सुलेख का शुरू से ही ध्यान देने की आवश्यकता है। और यदि सुलेख को अभी से भी कोई करे तो ऑफलाइन कहीं किसी अच्छे आचार्य के पास बैठ के, स्कूल टीचर के पास बैठ के यदि सीखे तो सुलेख भी ठीक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। खास करके इस मंच से, पहल के मंच से आपको बता दूं, मैं अंग्रेजी में कर्सिव राइटिंग के लिए ऑफलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन तो हो नहीं पाएगा, ऑफलाइन में कर्सिव राइटिंग हमने सिखाया है, बहुत सारे बच्चों को सिखाया है। गांव के बच्चे ऐसी इंग्लिश लिखते हैं, देखने में लगता है कि ये कोई ब्रिटिशर है क्या, बच्चा ब्रिटिश नागरिक है क्या, इतना सुंदर वो लिखता है। तो महीने 2 महीने में सुलेख वाली हिंदी का तो हमने
शुरुआत नहीं किया है। अंग्रेजी का जरूर हमने समस्या देख करके सुलेख यानी कर्सिव राइटिंग को हमने यहाँ पे आरंभ किया हुआ है। तो इतनी सारी बातों के बाद आप अपने निबंध का जो आधा नंबर है वो आप ले पाते हैं। और जब आपका ये सब सही होता है तो आप विश्वास मानिए, आपके कंटेंट को व्यक्ति विश्वास से देखता है। आपके कंटेंट को परीक्षक सकारात्मक दृष्टि से देखता है और नंबर देता है। इसमें एक एक इकाई जो है महत्वपूर्ण है। इसमें से शब्द शुद्धि मुझे लगता है 1 सप्ताह की वस्तु है। यदि आप पीछे पड़ जाओ, रोज़ 50-60 शब्द यदि करते हो आप, तो यदि रोज़ 50 शब्द लेते हो आप, तो 1 महीने में कितना हो गया? 30 5 15 150 शब्द हो गए, नहीं 1500 शब्द हो गए। तो 1500 और कुल अशुद्ध शब्द आपके पास है ही 2-2.5 हज़ार। तो महीने भर में आपका 1,500 शब्द शुद्ध हो रहा है, तो क्या चाहिए आपको? तो 2 महीने में तो शानदार आपके सारे जो 5-6 हज़ार शब्दों का जो आपका संग्रह है वो सब का सब शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये शुद्ध घर बैठे नहीं होगा, आपको जुड़ना पड़ेगा किसी एक्सपर्ट के साथ। घर बैठे कोई आपको आना पड़ेगा, आपका टेस्ट होगा, आपके सैंपल लिए जाएंगे, देखे जाएंगे आप में क्या कमी है क्या नहीं है। फिर जैसे डॉक्टर दवाई देता है, फिर डॉक्टर बताता है कि इसको सुबह लेना है, इसको दोपहर में लेना है, ये नहीं कि चाहे जब ले लो। तो उन सब विधियों से जब गुजरेंगे, जब पहल को ज्वाइन करेंगे, चीज़ें तब देखेंगे, तब जाके चीज़ें दूर होंगी। तो बच्चे क्या है, तैयारी तो करते नहीं है पूरा, सीधे कूद जाते हैं और परिणाम निकलता है अनुत्तीर्णता का। तो इस तरह से शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द सीमा, चिन्ह, परिच्छेद निर्माण, सुलेख, ये सारी चीज़ें इसमें आया करती हैं। अब जब हम विषय वस्तु की बात करते हैं तो विषय वस्तु में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परीक्षक को आकर्षित करती हैं। तो विषय वस्तु का देखिए, विषय अच्छा हाँ, ये जो है लेखक दर्शक के हिसाब से, विद्वान के हिसाब से या परीक्षक के हिसाब से 50-50 की बजाय 45-55 या फिर 40-60 ये हो सकता है। ये थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन भाषा वाला जो प्रोफेसर होता है वो आपके इन शब्दों पर, इन चीज़ों पर, प्रस्तुतिकरण पर बहुत ज़्यादा महत्व देता है। प्रस्तुतिकरण का सबसे बढ़िया उदाहरण है श्रुति शर्मा का प्रथम स्थान पर चयनित होना। अब उसकी राइटिंग देखना, कितनी प्यारी राइटिंग, हिंदी का भी इंग्लिश का भी। तो ये साफ उदाहरण है आज का। हालांकि उदाहरण तो हमारे पास खूब हैं, लेकिन अभी तत्काल का जो ताज़ा उदाहरण है वो ये है। अब हम विषय वस्तु की बात करते हैं। विषय वस्तु में देखिए क्या होता है, विषय वस्तु में कंटेंट में 5-7 चीज़ें होती हैं। आप कुछ भी लिखो, पल्लवन है, संक्षेपण है या फिर कुछ भी है, सब में ये चीज़ें काम में आती हैं। तो सबसे पहले विषय वस्तु में जो बात आती है वो होता है स्तरीय लेखन हो आपका। आप कोई बात ले रहे हो तो उस बात को लिखने में आप उस लेवल का प्रयोग कर रहे हो जिस लेवल से आपके प्रोफेसर आपसे उम्मीद करते हैं। तो अच्छा लेवल एक होता है, उसको स्तरीय लेखन होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। नंबर 2 में जो बात आती है, आपके लेखन में तार्किकता हो, और वैज्ञानिकता हो। जब तार्किकता वैज्ञानिकता की चर्चा करते हैं हम, तो आपके लेखन में जातीय पूर्वाग्रह दिखाई नहीं देना चाहिए, आपके लेखन में सांप्रदायिकता का भाव दिखाई नहीं देना चाहिए, आपके लेखन में तार्किक बात, आपके लेखन में वैज्ञानिक बात को महत्व देता हुआ आपका कथन होना चाहिए। क्योंकि यदि आप तार्किक नहीं हैं, वैज्ञानिक नहीं, तो आपकी आवश्यकता नहीं है प्रशासन में। तो आपको तार्किक और वैज्ञानिक, तो तार्किकता वैज्ञानिकता का समावेश उसमें आवश्यक है। तार्किकता और वैज्ञानिकता का समावेश होना चाहिए आपके लेखन में। आपने खूब विज्ञान की बात लिख दी और उसका स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। इसलिए सबका समन्वय। नंबर 3 है समन्वयपूर्ण लेखन। आपको समन्वय बिठाना है चीज़ों में, समन्वय
आपके लेखन में समन्वय होना चाहिए। कोई भी चीज़ कह रहे हैं तो उसमें आपका समन्वय हो, समन्वय का मतलब तालमेल हो। क्योंकि वास्तव में देखा जाए ना तो हम लोग बड़े विचित्र माहौल में रहते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हम जो भारतीय हैं, वास्तव में हमारा संविधान इतना प्रोग्रेसिव है, इतना अग्रगामी है कि आप पूछो मत। आने वाले 100 वर्षों तक भी हमारे संविधान की प्रासंगिकता बनी रहेगी। बहुत कम संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक तरह से जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की कल्पना की गई है ना। आने वाले हजारों सालों तक भी काम में आ सकती है। लेकिन उधर व्यवहार में देखो तो हम किसी न किसी जात के प्रतिनिधि हैं, किसी न किसी धर्म के प्रतिनिधि हैं, किसी न किसी ऐसे सोसाइटी के प्रतिनिधि हैं जो बहुत ही संकीर्ण सोच रखता है। हमारे यहाँ देखो खाप पंचायतें हैं, हमारे यहाँ देखो ये मंदिर मस्जिद का इतना सारा विवाद है। वास्तव में देखा जाए, जैसा कि विचारकों ने कहा है कि धर्म मनुष्य के लिए है, और आज समय ऐसा आ गया है कि धर्म के लिए मनुष्य को झोंका जा रहा है। तो बड़ी स्थिति खराब है भारत की जो स्थिति है, क्योंकि शिक्षा नहीं है, जागरूकता नहीं है। एक पुलिस वाले के रूप में आप जाते हो, देखना व्यवहारिक समस्या कहाँ आती है। एक लड़का है, एक लड़की है जो 20-20, 22-22 वर्ष के हैं, एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं, साथ रहते हैं। तो अब ये यदि वो जातीयता उनकी अलग अलग है तो आफत है। अब पुलिस वाला यदि एक्शन नहीं ले तो समाज वालों का उन पे दबाव है, वोट की राजनीति होती है, और यदि एक्शन लेता है तो संविधान का उल्लंघन होता है, क्योंकि संविधान एक खास उम्र के बाद दो लोगों को अपने हिसाब से रहने की इजाज़त देता है। तो बड़ा धर्म संकट होता है अधिकारियों के लिए, जजों के लिए। आप यदि समाज का पक्ष लो, पता चला बहुत ऊंची समाज की कोई लड़की है और कोई बहुत ही तथाकथित, मैं तथाकथित शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी बड़े और छोटे जाति में विश्वास नहीं करता, मैं मानवता। तो तथाकथित किसी छोटी जाति वाले ने बहुत बड़े किसी चौधरी की छोरी को भगा लाया तो क्या हाल होगा उसका? वो पुलिस वाला बेचारा क्या करेगा? क्योंकि सामाजिक मान्यता, अच्छा दोनों सच है। सामाजिक मान्यता के रूप में वो जो बहुत बड़ा समाज का चौधरी है, बहुत जानकार व्यक्ति या ब्राह्मण है, उसका सोशल स्टेटस अलग है, वो भी सच्चाई है। और ये जो आपका तथाकथित निम्न जाति का युवक है, उसने जो उससे विवाह किया है या उससे प्रेम करता है, तो संविधान कहता है दोनों कर सकते हैं, और समाज कहता है अभी जूत पड़ेंगे, अभी गोलियां चलेंगी। अब पुलिस वाला क्या करेगा? समझ में आई बात कुछ? तो वास्तव में हम रहते हैं तार्किकता, वैज्ञानिकता युक्त संविधान के प्रतिनिधि के रूप में, और समाज हमारा क्या है? बहुत ही पिछड़ा समाज है। इसीलिए चुन चुन के प्रतिनिधि लिए जाते हैं, आप जैसे लोगों को लिया जा रहा है। क्यों? ताकि तत्काल निर्णय ले सके। हाँ, जहाँ कुछ ऐसी बात हो तो जाके लड़की वाले से भी प्यार से बात करके आ गए, समझा दिया। इधर कोर्ट में जो प्रोसेस चलेगा उसमें आप सपोर्ट कर रहे हो, यानी दोनों तरफ आपको क्या है, एक ही बार में दोगला बनना पड़ता है पुलिस वालों को। पुलिस वाले दो तरह की बात करनी पड़ती है। क्यों? संविधान के नियम ऐसा है, उससे विरुद्ध जाओगे तो सस्पेंड कर देगी सरकार या कोर्ट, और यदि इधर गए तो समाज वाले जूत लगाएंगे, बेचारा पुलिस वाला क्या करे? तो ऐसी स्थिति में विवेक बुद्धि से वो काम करते हैं, और ये आने वाले मुझे लगता है 100 साल तक ये चलता रहेगा। संविधान के जो मूल्य हैं उसको लागू होने में, उसे स्वीडन बनने में, नॉर्वे बनने में, अमेरिका बनने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इस विरोधाभास में हम रहते हैं। ये सारी चीज़ें अब, अच्छा जैसे आपके पुलिस वाले के रूप में अभी हम लोग को दिक्कत आई, मैं पुलिस अफसर हूँ, मुझे दिक्कत आ रही है इस तरह से मामले को सेटल करने में, ऐसे ही आपको लेखन में भी अभ्यास करके आपको ऐसे मूल्य आपको लिखने हैं। तो आपको समाज का विरोध भी नहीं करना है, संविधान का विरोध तो बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपको निर्णय लेना भी हुआ तो हल्का सा झुकाव आपका संविधान की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप संविधान की ओर झुकाव नहीं रखेंगे तब तक समाज बदलेगा नहीं। ठीक है, 500 छोटी छोटी बच्चियों का सामूहिक विवाह हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी मान्यता है तो है। लेकिन ऐसी स्थिति में एक्शन लेना ही हुआ, बात खुल गई, तो आपको संविधान के अनुरूप एक्शन लेना पड़ेगा। ये बात अलग है कि आप उनको किसी रूप में उपेक्षा कर दें उन चीज़ों की, क्योंकि हमारा समाज जो है ना इसके लिए तैयार नहीं है अभी, बहुत संसाधन नहीं। जब तक आप उनको शिक्षित दीक्षित नहीं करेंगे तब तक वो लोग चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है।
तो ये सारी समस्या आपके लेखन में भी आने वाली है। तो देखिए, तार्किकता, वैज्ञानिकता का समावेश हो, समन्वय हो। और चौथी बात ये है कि जब आप विषय वस्तु लेखन करते हैं तो उसमें आप आंकड़े डालते हैं, तथ्य डालते हैं, आंकड़े। वो आंकड़े अपनी बात को समर्थन देने के लिए आपको आंकड़ों की आवश्यकता होती है। वो आंकड़े कब डालते हैं? जैसे आपने कहा भारत बहुत गरीब देश है, ऐसे कह के आप आगे नहीं जा सकते। आपको बताना पड़ेगा कब का कौन सा जो रिपोर्ट है किसी मान्यता प्राप्त संस्था का, जिन्होंने भारत को वैश्विक स्तर पे अन्य देशों की अपेक्षा में गरीब बताया है। आप कहेंगे भारत में शिक्षा की क्या स्थिति है, तो आपको पूरा आंकड़ा देना होगा। सामाजिक विकास की क्या स्थिति है, तो सामाजिक विकास के जो इंडेक्स प्रकाशित होते रहते हैं लेटेस्ट, उसको दे करके फिर आप अपनी बात कहेंगे तो आपके कथन में 4 चांद लगेंगे और इससे पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में तो कुछ भी आप बिना प्रूफ के बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट उसको मानता नहीं जो आपने मन से बोलते हैं। तो यहाँ भी एक तरह से आप सामने वाले जज के समक्ष आप अपना दलील दे रहे हैं, इसलिए हर चीज़ के पीछे आंकड़े होने चाहिए। इन आंकड़ों के हमें लगातार पढ़ते रहने की आवश्यकता होती है। और आंकड़ा बहुत सारा तो पता रहता है, लेकिन सही समय पे, सही टाइम पे उसको यूज करना, जानना, ये भी बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं स्तरीय लेखन हो, तार्किकता हो, वैज्ञानिकता हो, समन्वय हो, सारी बातों में आंकड़ा अच्छा दिया जाए। और 5वां जो है भूमिका, जिससे इंट्रो बोलते हैं संक्षेप इंग्लिश में, इंट्रोडक्शन। और अगला होता है समापन, कंक्लूड करते हैं चीज़ों को, इसमें बढ़िया तालमेल हो, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप लेके चलते हो। वैसे बहुत सारी इसी में आ जाती है, फिर भी जब आप सांविधानिकता, भारतीय सांविधानिकता का आश्रय लेकर आपको अपनी बात लिखनी चाहिए। जैसे कई बार आप किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, तो आपको वर्णन करते समय आपका जो हीरो है, आपके भारतीय हीरो हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसे, अब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के भी हीरो थे, भारत के भी हीरो थे, तो अब आप किसी प्रसंग की चर्चा करते हुए पाकिस्तान के हीरो की चर्चा आप यहाँ करते हैं, तो ये निहायत मूर्खता होगी। आपके अपने हीरो बहुत हैं, आपको महिमा मंडित करना हो। कल महाराणा प्रताप जयंती थी, तो यहाँ के राजा महाराजा और जो भी लोग हुए, बहुत सारे लोग, हर समाज में हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हुए हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, या फिर बाबा अंबेडकर हों, है ना, तो महात्मा फूले हों, बहुत सारे, हर समाज में एक विशिष्ट प्रकार की छवि वाले हमारे यहाँ लोग हुए हैं। योद्धा भी एक से एक हुए, हर समाज में हुए हों, तो उन सबका नाम हमें इसमें प्रयोग करना चाहिए, न कि आप किसी अन्य देश के हीरो को, अन्य देश के हीरोइन को यहाँ लेके रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ये विरोधी हो जाता है, समाज विरोधी हो जाता है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। और इन सब के साथ जो बात जुड़ी हुई है वो है थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस करते करते ही व्यक्ति को आता है। जब तक आप खुद को रगड़ते नहीं हो, लिखते पढ़ते आपका सारा ये चिंतन है ना, ये ठीक होने लग जाता है। जब तक थॉट प्रोसेसिंग आपकी सही नहीं है, तब तक सारी बात आ ही नहीं सकती। और इसका एक निश्चित पैटर्न है, पहले आप सारा पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं, फिर किसी प्रबुद्ध से उसको सुनते हैं, फिर उसका आप समन्वय बिठाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप उत्तर लेखन करते हैं, तब जाके, और भाषा की जो बात आ गई उधर पीछे, यानी प्रस्तुतिकरण का, वो भी यदि आपका ठीक है, तो कुल मिला के लगातार किसी मेंटर के अधीन बैठ के सारी बातें करते हैं, तब जाके सारी बात हो पाती है। तो हमारा जो वो है
क्या नाम है विस्तृत उत्तर लेखन, उसमें इतनी सारी बातें संलग्न हैं, इतनी सारी बातें इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा यदि हो पाता है, ये तो हो गया सैद्धांतिक चर्चा। अब व्यवहार में मैं आज एक पल्लवन ले लेता हूँ, वो देखिए उस पल्लवन को कैसे किया जाएगा, उसको आप देखो। वास्तव में आपके जितने भी उत्तर लिखे जाते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के, यूपीएससी के या यूपीपीसीएस के या आरएस के हों, वो एक तरह से अपने विचार को प्रस्तुत करना ही होता है। तो पल्लवन में लगभग वही बात आती है। तो देखिए पल्लवन की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताऊं, पल्लवन जो आपका टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पल्लवन का मतलब होता है विस्तार, इसको ज़्यादा नहीं जाऊंगा मैं। पल्लवन का मतलब होता है विस्तार। कोई भी एक विचार का बिंदु दिया जाता है, फिर आप उसे विस्तारित करते हैं। जब आप इसको विस्तारित करेंगे तो वही बात आ गई। इसमें दो बात आएगी, एक तो वही प्रस्तुतिकरण आपका सही होना चाहिए, और एक आपका जो विषय वस्तु है वो सही होना चाहिए, है ना। ये चीज़ आपके पल्लवन में होना चाहिए। तो प्रस्तुतिकरण की जहाँ तक बात है, तो प्रस्तुतिकरण में शायद आपको पता नहीं होगा, इसमें सबसे पहले हम जो लाइन या जो पंक्ति प्रस्तुति पल्लवन के लिए पूछी जाती है, उसका हम मुख्यार्थ लिखते हैं, एक हेडिंग मुख्यार्थ का। इसके बाद हमारा एक हेडिंग आती है पल्लवन का, और फिर इसके बाद एक इंट्रो आता है, यानी इंट्रोडक्शन आता है। फिर 2 पैराग्राफ ऐसे होते हैं उसी से संबंधित, या राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक या भौतिक जगत की बात होती है, उसी से संबंधित। और जो अंतिम पैराग्राफ होता है चौथा, 100 शब्दों का है ये, इसलिए हम 3 या 4 पैराग्राफ इसको लिखते हैं। तो देखा जाए जो पल्लवन है आपका, तो देखिए पल्लवन का जो बाहरी रूप है वो इस तरह का होगा। सबसे पहले क्या आएगा, मुख्यार्थ आएगा। अब आपको लगेगा मुख्यार्थ क्या बात आ गई, पता नहीं, है ना। एक मुख्यार्थ होगा, फिर दूसरा क्या होगा, पल्लवन होगा, तीसरा क्या होगा। अब आप पल्लवन शुरू कर रहे हो तो पल्लवन आपका यहाँ से शुरू हो गया, और आप कितना पल्लवन लिखोगे, आप इस तरह से एक पैराग्राफ आपका ये पूरा हो गया। फिर आपकी इच्छा है 4 लाइन के बाद कि हम दूसरी लाइन लें, और लेना चाहिए, तो फिर से हमारा यहाँ से ये दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया। ये देखिए दूसरा पैराग्राफ हुआ, है ना, ये दूसरा पैराग्राफ है। अब इसके ये एक पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ, फिर हम लेते हैं तीसरा पैराग्राफ। ये देखिए, ऐसे कितने लोग लिखते हैं बताइए। आप लिखते नहीं, इसलिए आपको प्रश्न का उत्तर सही मिलता नहीं है। और यदि आपकी शब्द सीमा, अब शब्द सीमा कैसे देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपके 10 या 8 शब्दों का एक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो छोड़ा हमने 6 6 12 6 18, 90 और 18 108, ये 108 शब्दों का हमारा ये निबंध हो गया, क्या नाम है, पल्लवन हो गया। परीक्षक कह रहा है 100 शब्दों में लिखो, तो इस तरह से आप 105 102 95 तक जा सकते हैं, यानी 10 5 शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। तो इस तरह से अब देखिए मुख्यार्थ कौन लिखता है, कोई नहीं लिखता है। पल्लवन हेडिंग कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं। फिर आपको पैराग्राफ कौन बनाता है, ये तो मैं बाहरी बात कर रहा हूँ पल्लवन की, ये बाहरी बात कर रहा हूँ। ऐसा तस्वीर फोटो खिंचा हुआ ऐसा आपको आना ही चाहिए। ये इसके बाद जो इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैंने बताया, ये होगा परिचयात्मक बात, शुरुआती बात, है ना। इसमें आप किसी चीज़ को जब फैलाते हैं, उसका जो आयाम लेंगे वो आप इंटरनेशनल ले सकते हैं, आप राष्ट्रीय स्तर का ले सकते हैं, आप इतिहास को ले सकते हैं, आप भूगोल को ले सकते हैं, आप पर्यावरण को ले सकते हैं, उसी से संबंधित। तो वो चीज़ें छोटी नहीं होनी चाहिए, उसका आयाम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यदि आप उस लेवल का नहीं लेंगे, जैसे मैंने बताया था ना, स्तरीय लेखन होना चाहिए आपका।
तो स्तरीय लेखन तब होगा जब इसको आप बड़प्पन के हिसाब से बड़े व्यक्ति की तरह लिखेंगे, इन दोनों में। और एक हमारा होता है समापन, जो होता है समापन में 2 लाइन हम विशेष तौर से लिखवाते हैं जो सब जगह काम आता है। तो इस तरह से ये चीज़ हमारे पास आप यदि पढ़ते हैं करते हैं, देखिए 2 लाइन तो आपका कन्फर्म एकदम, क्योंकि पल्लवन में शुरुआत में क्या लिखा जाए ये समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति में 2 लाइन हम यहाँ बता देंगे और आपको 4 लाइन हम ऐसा बताने वाले हैं यहाँ पे जो हर पल्लवन में सटीक बैठेगा। तो 4 और 2 6 लाइन, यानी 8 छंग 48। 48 शब्द तो हम आपको देने जा रहे हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। इतना शानदार होगा, परीक्षक भी कहेगा बाप रे कितना बढ़िया बात लिखी है बच्चे ने। अब आपको कितना लिखना रहा? 48 हमने दे दिया आपको। अब आपको 52 शब्द लिखने हैं। तो क्या 52 शब्द बात नहीं बना सकते हो आप? ये हम दे रहे हैं आपको पहले से। तो पल्लवन में आप यदि पहल के माध्यम से जुड़ते हैं तो देखिए हमारा काम है आपका टेंशन लेना। आपके सारे टेंशन जो भाषा के हैं हम ले लेंगे और मामूली से शब्द आपको लिखने हैं। यहाँ तो लिखना ही पड़ेगा, ये भी कैसे लिखना है वो लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन 48 शब्द आपको हम लिखने नहीं देंगे, हम अपना शब्द देंगे आपको। 2 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे। ये ऐसा सटीक होगा जो हर एक पल्लवन पे बैठेगा। आपको बस थोड़ा सा यहाँ लिखना है ना, और यहाँ लिखना है। लास्ट वाला हम लिख के दे रहे हैं। तो इस तरह से पल्लवन का ये प्रारूप होता है, ये ढंग होता है, तब जाके पल्लवन पर नंबर लाते हो आप। तो जैसे एक पल्लवन ले ही लेता हूँ मैं, इतनी अच्छी बात चल पड़ी है तो देखिए। कस्तूरी मृग माही बसे, बहुत सारे हैं, मैंने करीबन 50 छांटे हुए हैं। बहुत सारे तुलसीदास के, सूरदास के, अपने राजस्थानी कहा दोहे वगैरह जो आते रहे हैं। तो देखिए कस्तूरी मृग माही बसे, मृग माही बसे, ये पेपर में आ गया, ठीक है ना। और अगली पंक्ति है मृग ढूंढत बन माही। ये ब्रजभाषा की कविता है। माही माही ढूंढत वगैरह उसी भाषा से लिया गया ये शब्द है। तो कस्तूरी मृग माही बसे, मृग ढूंढत बन माही, ये आपका क्या है? ये आपका पल्लवन की पंक्ति है। हम सबसे पहले यहाँ लेंगे, सबसे पहले हमारा होगा मुख्यार्थ, क्योंकि मुख्यार्थ बिना लिखे आप इसके साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। तो वास्तव में ये ब्रजभाषा में है, स्पष्ट रूप से आपको जानना होगा। ऐसे 10, 20, 50, 100, 125 आपको ब्रजभाषा के दूसरे तुलसीदास वगैरह की कहावतें याद होनी चाहिए, क्योंकि हर साल आता रहा है ये। इसका मुख्यार्थ है कस्तूरी जो पदार्थ है वो मृग के अंदर रहता है, मृग की नाभि में रहता है, लेकिन मृग उसे वन में ढूंढता है। ये इसका मुख्यार्थ हो गया। तो मुख्यार्थ क्या लिखेंगे? कस्तूरी। मुख्यार्थ का मतलब होता है एज इट इज, इसका अर्थ लिखना हिंदी भाषा में। ये ब्रजभाषा में है, मैं हिंदी में लिखने जा रहा हूँ। कस्तूरी मृग में, कस्तूरी मृग में ही होता है, किंतु मृग उसे ये पैराग्राफ बना रहे हैं हम, तो किंतु मृग उसे वन में ढूंढता है। मुख्यार्थ हो गया ये, है ना। या इसको यही है, चूंकि ये मुख्यार्थ है तो इसको आप यहाँ भी ले सकते हैं,
अभी पैरा नहीं बनाना, पैरा तो पल्लवन में बनाना है, किंतु मृग यहाँ से सीधे सीधे चीज़ें हों, मृग उसे वन में ढूंढता है। अब देखिए ये तद्भव शब्द है, मैंने वन में यहाँ पे वन लिखा है, यहाँ पे वन लिखा है, क्योंकि शुद्ध हिंदी में वन ऐसा ही होता है, वो चूँकि ब्रजभाषा में, इसलिए उसको वन उन्होंने लिखा हुआ है। ये हमने देखिए चिन्ह का प्रयोग किया, यहाँ चिन्ह लगाया, यहाँ पूर्ण विराम लगाया, हमने लाइनिंग का ध्यान रखा और मुख्यार्थ शब्द डाला। ये 3-4 बातें अपने, ये चिन्ह का प्रयोग किया, मुख्यार्थ लिखा, इस चिन्ह का प्रयोग किया, इसका प्रयोग किया, वन की जगह वन लिखा, ढूंढता में बिंदी नहीं लगाई, चंद्रबिंदु लगाया, ढ के नीचे बिंदी लगाया, ह के नीचे बाद में हमने पूर्ण विराम। ये 4-5 बातें बता रही है कि बंदा वास्तव में हिंदी का जानकार है, और हम इसकी उपेक्षा कर देते हैं। हिंदी वाला झट पकड़ लेता है कि ये बच्चा नौसिखिया है। तो छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं, और तभी तो आप इंटरव्यू में कोई 120 लाता है और किसी के 30 आते हैं, तो क्योंकि बोलते ही लिखते ही चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। ये हो गया मुख्य अर्थ। अब ये इसका जो पल्लवन है वो तब तक आपके दिमाग में ये या लेखन में प्रकट नहीं होगा जब तक इसकी पीछे की फिलोसॉफी आप नहीं समझ जाओगे। तो मैं इसे बिना लिखे आपको वैसे ही समझा देता हूँ। वो इसमें यह होगा, देखिए एक फेनोमेनन है, परिदृश्य है पूरे उसका, प्रकृति का, कि जो मृग होते हैं, खास तरह के मृग, कस्तूरी मृग, उसके नाभि में उसके शरीर का द्रव पदार्थ बाहर आके सूख करके चिपक जाता है, सूखता रहता है। वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र सुगंध फैलाता है चारों तरफ, लेकिन उसको क्या पता, वो कोई साइंस का जानकार थोड़ी होता है बेचारा मृग। तो उसकी जब सुगंध उसको मिलती है, उसकी गंध, तो वो सोचता है कि इतना सुंदर गंध कहाँ से आ रहा है, ऐसा सोच के वो इधर उधर भागता फिरता है। जबकि सच्चाई ये है कि वो चुपचाप बैठा रहे, कहीं भी आराम से ऊँघता रहे, जुगाली करता रहे, अपने सुगंध को लेता रहे, तो उसका समय बढ़िया बीत जाए, तो परेशान नहीं होना पड़े। लेकिन वो बेचारा उस सुगंध के स्रोत को ढूंढने के चक्कर में भागता फिरता है वन में, फिर मारा जाता है या फिर परेशान होता है। तो ये फेनोमेनन है, ये परिदृश्य है, ये जंगल में अक्सर होता है। इसको दार्शनिक ने देखा और ये बात बताई। लगभग ऐसी ही दशा हम मनुष्यों की है। मनुष्य, दार्शनिक कहते हैं, और दार्शनिक क्या, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारी खुशियों का जो स्रोत है वो हमारे अंदर है। आपके बेटे, आपकी बहन, आपके माँ बाप, आपके मित्र, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपका पति, ये सुख के स्रोत नहीं हैं। ये एसी, कूलर, पंखा, ये सब कोई भी सुख का स्रोत नहीं है। यदि सुख का स्रोत यही होता ना, तो भगवान बुद्ध उसे छोड़ के बाहर निकल के लाखों करोड़ों लोगों को आनंदित नहीं करते। भगवान महावीर राजकुमार होते हुए भी इन चीज़ों को छोड़ के बाहर निकले। और कई बार आपने देखा होगा, वो एक राजपूत, क्या नाम था उस एक्टर का, उसके करोड़ों रुपए बैंक में बैलेंस थे और उसने जो आत्महत्या कर ली थी। आपको पता है, उसने आत्महत्या कर ली थी। क्यों? आप देखिए, जो संत लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े अरबपति लोग भी संतों के चरणों में जाके नीचे बैठते हैं। क्यों भाई? भारतीय परंपरा हमारे यहाँ है कि वास्तव में जो ज्ञान है, जो सुख है, उसका जो मूल स्रोत है वो व्यक्ति के अंदर है, और हम अज्ञान के कारण सुख को बाहर ढूंढते हैं। यदि हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लें, जैसा कि हमारा दर्शन अद्वैत वेदांत कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, और हमारा जो आधुनिक रिसर्च हुआ है साइकोलॉजी के क्षेत्र में, वो भी यही कहता है। व्यक्ति यदि प्रबुद्ध है, व्यक्ति यदि ज्ञानी है, व्यक्ति का सारा आनंद उसके अंदर ही समाहित होता है। वास्तव में ये सूक्ति जो है, लास्ट में हम लिखेंगे, वास्तव में सूक्ति, हिंदी की सूक्ति अपने आप में बहुत ही व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक तथ्यों को छुपाए हुए है। यदि हम इसका अनुसरण करें तो हम इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसमें सार्वकालिकता, सार्वभौमिकता के तथ्य विद्यमान हैं।
बस 100 शब्द हो गए। अभी जो मैंने बोला है लगभग 100 शब्द हो गए। तो आपने जब दार्शनिकता वाली बात ली, जब आपने दूसरी बात ली, तब पता चला कि हाँ, इस बंदे में इस चीज़ों की जानकारी है। तो देखिए, पल्लवन वाली बात लिखने के लिए आपका शानदार तो भाषा होनी चाहिए, आपका ज्ञान विज्ञान बढ़िया होना चाहिए, दर्शन जानते हो, समाज जानते हो, साइकोलॉजी जानते हो, तो आप बढ़िया लेखन कर सकते हैं। वही थॉट प्रोसेस, आपका चिंतन प्रणाली अच्छा हो। सबको जाने दो भाड़ में, आप तो हमारे लिखे हुए 10, 20, 50 याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आप झट से उस लेवल तक आ जाते हैं। तो मुझे लगता है मैंने आज आपको ये दिखाया है कि कैसे चीज़ें लिखनी हैं, कैसे। और ये एक के लिए नहीं, जैसे शुरू में कहा था मैंने, कि कहीं भी विस्तृत उत्तर लेखन में ऐसे विचारों की अपेक्षा होती है, तब जाके आप बढ़िया लेखन कर सकते हैं और पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने को अब विरमित करना चाहूँगा। तो ये एक नमूना आपको बताया है। ऐसे बहुत सारे, हर, जैसा मैंने बताया, करीब 50 एक हमारे पास पल्लवन के हैं, जिसको करते 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 आप आराम से चीज़ों को ले लेंगे। आप यदि ये पूरा खुद नहीं करना चाहते हैं तो पूरा आप हमारा लीजिए, देखिए, उसको 2 बार 3 बार कीजिए। उससे बाहर आज तक तो आया नहीं है, इसलिए आगे भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो जिन जिन कहावतों को व्याख्या के रूप में कराना चाहते हैं, वो लगभग सब डोमेन में है, वो हम कर लेते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद इस महत्वपूर्ण सेशन में साथ देने के लिए, और धन्यवाद भी।